A very warm welcome to all my dear students. मैं इश्तियाक सर इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करने आया हूं। देखो, मैटर हर वह चीज जिसको आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आप भी एक मैटर हो। आप जो हाथ में पेन पकड़े हुए हो, आप जो कॉपी देख रहे हो, आप जो पानी पीते हो, ये सब मैटर है। और मैटर के पास दो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको मैटर से अलग नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है मास, अगर मैटर होगा तो मास होगा, कुछ ना कुछ उसका वजन होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज, अगर मैटर होगा तो उस पर चार्ज होगा। लेकिन मास तो हम लोगों को दिख जाता है, अक्सर बोलते हैं कि 2 kg का है, 2 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है। ये चार्ज हम लोगों को नहीं दिखता है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो होता है उस पे चार्ज तो होता है, लेकिन उसका टोटल वैल्यू जो होता है ना, वह 0 होता है। कारण यह है कि चार्ज दो तरह का होता है नेचर में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन कहलाएगा और निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो मैंने क्या बोला अब तक? मैंने कहा कि अपने आसपास आप कुछ भी देख रहे हो जो मैटर है, उसके पास दो प्रॉपर्टी मौजूद है। एक प्रॉपर्टी है मास और दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज। लेकिन टोटल चार्ज अक्सर मैटर का 0 होता है, क्योंकि ये जो चार्ज है यह दो तरह से एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन कैरी के द्वारा कैरी किया जाता है और निगेटिव इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी किया जाता है। और किसी भी मैटर में जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। तो प्रोटॉन के कारण जितना पॉजिटिव हो गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही निगेटिव हो गया चार्ज, तो टोटल चार्ज 0 हो गया। और थोड़ा इसको फील करते हैं, जैसे ये सर पे मेरा जो बाल है, ये भी चार्ज को रखे हुआ है, लेकिन टोटल चार्ज इस बाल का 0 है, क्योंकि इस बाल में जितना प्रोटॉन्स मौजूद है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यानी प्रोटॉन्स के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज है इस बाल में, इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही निगेटिव चार्ज है इस बाल में। तो इस बाल का टोटल चार्ज 0 है। सिमिलरली इस प्लास्टिक के पेन का भी टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि इस पेन में भी जितना प्रोटॉन्स है उतना इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको जोर जोर से रगड़ें अपने बाल से, या अगर आपके पास स्केल है या कंघी है, उससे रूखा बाल को जोर जोर से रगड़ो, और जोर जोर से जब तुम रूखा बाल को कंघी से रगड़ोगे तो तुम्हारा जो बाल है वह इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और वह कंघी में चला जाता है। तो कंघी के पास क्या था? जब रगड़े नहीं थे तो कंघी के पास जितना प्लस था, कंघी के पास उतना ही माइनस था, तो कंघी भी न्यूट्रल था। लेकिन रगड़ने के बाद कंघी के पास बाल से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कंघी के पास अब निगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया। और इसका सबूत क्या है? तो इस कंघी को जब तुम छोटा छोटा कागज के टुकड़ा के नजदीक ले जाओगे तो कागज का टुकड़ा सटने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो गया। यह सबूत है कि कंघी पे चार्ज आ गया, कंघी पे चार्ज आ गया। देखो इस वीडियो को,
देखो इस वीडियो को, देखिए। जब कंघी को बाल में रगड़ा गया और रगड़ने के बाद कागज के नजदीक लाया तो देखिए कागज किस तरह से कागज जा करके कंघी में सट गया। तो कागज को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा होगा, कागज को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा होगा, क्योंकि धरती हर चीज को नीचे खींचता है, धरती का सेंटर। लेकिन ये कंघी पर जो चार्ज आया बाल में रगड़ने के बाद, इस चार्ज के कारण कागज कंघी में ऊपर जाके सट गया। यही बात तो आपको हम बोल रहे हैं कि आपके आसपास जितना भी बॉडी है सबके पास चार्ज मौजूद है, लेकिन टोटल चार्ज जीरो होने के कारण पता नहीं चलता है। पता कब चलता है? पता तब चलता है या तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाए या तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तब पता चलता है कि बॉडी में चार्ज आया है और वह कुछ कुछ फेनोमेनन शो करने लगता है, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको चार्ज के बारे में क्या बताया? मैंने आपको चार्ज के बारे में यह बताया कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर का, बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। जिस तरह से मास भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि मैटर होगा तो मास होगा, तो मैटर होगा तो चार्ज होगा। तो लाइक मास चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जिस तरह से मास मैटर का इनसेपरेबल प्रॉपर्टी है, मैटर से मास को नहीं अलग कर सकते हैं, उसी तरह से मैटर में चार्ज पहले से ही मौजूद होता है। यह अलग बात है कि जनरली वो टोटल चार्ज जीरो होने के कारण आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये चार्ज नेचर में कितना तरह का होता है? तो ये नेचर में चार्ज दो तरह का होता है। अगर पॉजिटिव रहा तो ये प्रोटॉन्स कहलाएगा और निगेटिव रहा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। तो चार्ज के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब मैंने एक टर्म बोल दिया कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया है, हर वह चीज जिसका मेजरमेंट कर लिया जाए, जिसका माप तौल कर लिया जाए, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे पेन का लंबाई, इसका लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। पेन का मास कितना भारी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज का भी मेजरमेंट हो चुका है, चार्ज का मेजरमेंट हुआ और इसका वैल्यू दिया गया कि प्रोटॉन होगा तो इसका वैल्यू होगा +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, या शॉर्टकट में प्लस ई से इंडिकेट करते हैं। और अगर चार्ज निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और इस पर वैल्यू होगा -1.6 इंटू 10 का पावर -19 और यूनिट होगा कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, एसआई यूनिट कूलम होता है। तो चार्ज नेचर में दो तरह से एग्जिस्ट किया, पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन, निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन। अब ये मैटर में कहां होता है सर? क्या ये लोग डायरेक्ट होता है मैटर में? नहीं, ये लोग मैटर में एटम में डिसाइड करता है। इन लोग का घर कहां है, इन लोग किस घर में रहता है? तो जिस घर में ये लोग रहता है उस घर का नाम है एटम, और उस एटम से फिर एलिमेंट बनता है और एलिमेंट से फिर वो मैटर बनता है, एलिमेंट से फिर वो मैटर बनता है। तो एटम में ये लोग रहता है और एटम में आपको पता होगा कि एक
क्वांटिटी है जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसका नाम है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद रहता है, प्रोटॉन मौजूद रहता है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहता है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में गोल गोल घूमता है। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में गोल गोल घूमता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जिस पर चार्ज होता है उसका नाम सुन रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूक्लियस के बाहर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रोटॉन अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा और इलेक्ट्रॉन अपने साथ निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा, और कोई भी एटम होगा उसमें जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। इसी कारण कोई भी एटम हो वो शुरुआत में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि उस पे टोटल चार्ज जीरो, प्रोटॉन के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही निगेटिव चार्ज बनेगा। तो एक बार फिर सुन लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग में कि हम लोग चार्ज के नाम के बारे में समझा कि चार्ज किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैटर होगा तो चार्ज होगा, और ये चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन कहलाएगा, निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जनरली कोई भी बॉडी हो शुरुआत में उस पर टोटल चार्ज जीरो होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के कारण जितना पॉजिटिव मौजूद होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, जिसके कारण निगेटिव बन करके वो जीरो करा देता है। जैसे अभी अभी आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया जिसमें बोला मैंने कि जब बाल में कंघी को रगड़ करके कागज के नजदीक लाएंगे तो कंघी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण वो कागज को खींचने लगा। मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रॉपर्टी शो कर दिया। तो चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रॉपर्टी को पैदा करता है। जैसे मास ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टी को पैदा करता है, मास ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टी को पैदा करता है। पढ़े होंगे आप लोग कि अगर अर्थ है और ये मून है तो मून चांद अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास और चांद का मास के बीच में मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हुआ, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो चांद है अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। सिमिलरली एटम में ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है। तो देखो बाबू, चार्ज रहता कहां है? तो मैंने बोला कि चार्ज एटम में रहता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम एटम, नाम सुने होंगे आप लोग, सोडियम एटम। सिंबल होता है Na, नीचे लिखा होता है 11, ऊपर लिखा होता है 23। थोड़ा समझिएगा कौन क्या है। ये जो बाबू नीचे लिखा होता है 11, ये बाबू है एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी के अनुसार पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को जगह मिला हुआ है कि कौन कहां पे रहेगा। एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल सजाया हुआ है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है
number of protons. Atomic number means number of protons. तो कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, और जितना प्रोटॉन्स का संख्या होता है शुरुआत में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का भी संख्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऊपर वाला हिस्सा ये जो 23 है इसको एटॉमिक मास कहते हैं। दिस वी कॉल एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आएंगे, एटॉमिक मास क्या होता है, दिस वी कॉल एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहते हैं। इसका अगर थोड़ा छोटा सा फोटो बनाया जाए सिंपल सा, तो एटम कैसे बनाते हैं, तो बोलेंगे सर एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन्स होता है, और यहां प्रोटॉन्स कितना है सर, तो यहां प्रोटॉन्स आपने 11 लिखा है, तो 11 प्रोटॉन हो गया। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और रूल ये है कि पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। और हमको कितना इलेक्ट्रॉन बनाना है, हमको 11 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गया, और फिर तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया सेकेंड ऑर्बिट में। पहला में 2 8 और 2 10, और उसके बाद हो गया ये 1 11। तो ये सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। चलो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो अगर पूछ दे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, तो बोलेंगे सर एक प्रोटॉन के कारण चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन के कारण इतना चार्ज, तो 11 प्रोटॉन के कारण 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल वे में जोड़ सकते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण -1.6 इंटू 10 का पावर -19, तो 11 इलेक्ट्रॉन के कारण 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिमिलरली, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये आपको हो जाएगा जितना ये पॉजिटिव आएगा उतना ही ये निगेटिव आएगा, मतलब कुल मिलाकर के 0 चार्ज आएगा। 0 कहने का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल होगा। तो कोई भी एटम ले लो वो न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि कोई भी एटम ले लो उसमें जितना प्रोटॉन्स का संख्या होगा शुरुआत में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होगा। तो प्रोटॉन के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। इसके अलावा एक और बात जानो, एक और बात जानो कि प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, इन लोगों के पास मास भी होता है, मास। आपको पता है कि मास को हम लोग केजी में भी नापते हैं, किलोग्राम में, मास को हम लोग ग्राम में भी नापते हैं। कोई छोटा चीज होता है तो ग्राम में नाप देते हैं, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम। आलू टमाटर को किलो में नाप देते हैं, किलोग्राम में, 2 केजी 3 केजी 2.5 केजी 5.5 केजी। लेकिन एक और यूनिट होता है मास को नापने का, तो मास को नापने का एक और यूनिट होता है, उसका नाम सुनो, एटॉमिक मास यूनिट। मास को नापने का एक और यूनिट होता है जिसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। तो तुमसे बोलेंगे कि मास को मापने का यूनिट कौन कौन है, किलोग्राम है मास को मापने का यूनिट, बोलो बिल्कुल किलोग्राम में मास को नापते हैं। बोलेंगे ग्राम में भी मास को नापते हो, यस ग्राम में भी मास को नापते हैं।
और एक और नाम आ गया एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। एटॉमिक मास यूनिट से भी हम लोग मास को नापते हैं। ग्राम में हम लोग छोटा छोटा चीज को मास को नापते हैं और एटॉमिक मास यूनिट में बहुत छोटा छोटा चीज को हम लोग माप देते हैं, बोलने में आसानी होता है। तो देखो बाबू, प्रोटॉन के बारे में समझो। तो प्रोटॉन के बारे में क्या कहा? प्रोटॉन के बारे में यह कहा कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब अगर ये बोले कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना भारी होता है प्रोटॉन, तो बाबू प्रोटॉन का मास याद रखना 1.67 इंटू 10 का पावर -27 केजी होता है। ये प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन। ये वैल्यू आज से याद होना चाहिए और दोहराते रहना जब वीडियो देखना मेरे साथ। खुद से बात करना, ये नहीं कि मुंह बंद करके खाली ऐसे घूरते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अलर्ट रहो, खुद को सिखाओ कि वीडियो जब बंद हो तो तुम किसी को पढ़ाने के लायक रहो। उस लेवल से आपको वीडियो को देखना है, ये सोच के आपको वीडियो को देखना है। तो प्रोटॉन का मास कितना लिखा है मैंने? 1.67 10 का पावर -27 केजी। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम बोल दें इसको ग्राम में लिखिए तो बोलेंगे सर इसको अगर ग्राम में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको पता है कि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। अगर 1 केजी में इतना ग्राम तो बोलेंगे बताओ 3 केजी में कितना ग्राम, तो बोलेंगे सर जब 1 में पता है तो आप कुछ भी बोलिए, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बोलेंगे बताओ 4.85 केजी में कितना ग्राम, तो डेसिमल देख के घबरा नहीं जाना है। 1 केजी में इतना ग्राम तो 4.85 केजी में इंटू हम लोग 1000 कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, इतना ग्राम हो जाएगा। तो केजी में है, इसको अगर ग्राम में करना है तो कुछ नया नहीं करेंगे, इतना केजी और ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट हो गया मास। 1000 का मतलब होता है 3 जीरो, तो केजी किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में। इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख दो। तो रूल कहता है कि अगर बेस सेम होगा, दोनों का बेस 10 है तो पावर ऐड हो जाता है, तो -27 और +3, तो दिस कम्स 1.67 10 का पावर -27 और +3 -24 ग्राम। ये आपको ग्राम में निकल गया, ये आपको ग्राम में आ गया। अब अगर आपसे हम बोलें कि एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का मास बताओ, एटॉमिक मास यूनिट में, जो आपको हम पढ़ाएंगे थोड़ा देर बाद, फिलहाल के लिए याद रखो, डायरेक्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट याद करने में। इसका मास एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में 1 mu होता है, 1 mu होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। याद रखो कि प्रोटॉन का मास केजी में इतना बोलेंगे, ग्राम में इतना बोलेंगे, और एटॉमिक मास यूनिट में बोलेंगे 1 mu, 1 mu कहेंगे। तो ये मैंने प्रोटॉन का बात किया। आइए अब अगर हम आपसे इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, तो देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा मौजूद होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव मौजूद होता है, जिसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10 का पावर
31 kg ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है केजी में। अगर हम ग्राम में करने के लिए बोले तो बोलोगे सर अभी अभी तो आप बताया कि केजी को अगर ग्राम में करना है तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो इतना केजी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -31 और +3 -28 इतना ग्राम आपका आंसर हो गया। ये आपका ग्राम में आ गया। और अगर एमयू में पूछें कि इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में क्या होगा, तो इसका एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में इसका मास होता है 0.0005 एमयू। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास एकदम ना के बराबर होता है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। तो एटम में एक तो प्रोटॉन मौजूद है, एक तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक प्रोटॉन का मास 1 mu और इलेक्ट्रॉन का मास तो इसके कंपैरिजन में ना के बराबर है। तो थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, इसका सोडियम का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, तो सोडियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 23। तो थोड़ा सोच के देखो, तो एक प्रोटॉन के कारण 1 mu, तो 11 प्रोटॉन के कारण ये तो 11 mu हो गया। और इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में, और हमको चाहिए 23 mu, एटॉमिक मास 23 चाहिए। और एटॉमिक मास आ कितना रहा है, 11 mu आ रहा है। एक प्रोटॉन का 1 mu, तो 11 प्रोटॉन का 11 mu, और चाहिए मेरे को 23 mu। तो अब यहीं पर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। लेकिन उसके पास मास होता है, और वैसा ही मास होता है जैसा प्रोटॉन के पास होता है, 1 mu। 1 mu न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, 1 mu होता है। तो अब तुम सोचो 11 mu है और हमको 23 mu चाहिए, तो कितना mu का कमी है। और इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, हर बार फिजिक्स मत सोचो, सिंपल मैथ है। 11 है, 23 चाहिए, कितना मिला दे कि 23 हो जाएगा, 11 में कितना मिला दे कि 23 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन तुम खुद को करो, ये मत इंतजार में रहो कि सर लेक्चर में वैल्यू बोल देंगे। खुद को अलर्ट बनाओ, खुद को पढ़ाते चलो। तो 11 mu को 23 mu बनाना है तो जरूर 12 mu जोड़ना होगा। 11 + 12 23 हो जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा वो 12 होगा। 12 न्यूट्रॉन मौजूद होगा इसमें, 12 न्यूट्रॉन्स का संख्या जो होगा वो 12 होगा। अब तुम देखो 11 प्रोटॉन के कारण 11 mu और 12 न्यूट्रॉन के कारण 12 mu, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी मास 1 mu होता है, तो दोनों मिला देंगे तो 23 mu हो जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि देखो ये सब टर्म जो है, चार्ज है, ऐसा नहीं एकदम नहीं सुने हो, लेकिन फिर भी बहुत बचपन से नहीं सुनते हैं। ABCD बचपन से सुनते आए हो, 3 + 2 = 5 बचपन से सुनते आए हो। फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम बचपन से सुनते आए, बहुत आसान हो गया। लेकिन ये सब कंपैरेटिवली थोड़ा नया है,
इसलिए आपको डर लगता है। डर बहुत खराब चीज है पढ़ाई में, पहले ही मैंने बोला। एकदम बिना डरे पढ़ो। मान लो वीडियो भी देख रहे हो और कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम फेस लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो हम तो ऑफलाइन में है ही ना। मोस्ट वेलकम इन द ऑफिस, मोस्ट वेलकम इन द क्लासरूम टू आस्क एनी क्वेश्चन। डर के तो मैंने पहले ही बोल दिया कि डर से पढ़ना ही नहीं है, डर के साथ नहीं पढ़ना है। आपको ब्लैक मतलब काला भी नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, पहले आप कोशिश कर लो और उसके बाद मैं आपको हूं बताने के लिए, समझाने के लिए। तो ये सब वो टॉपिक है जो रिवीजन खोजता है। ये पहला वीडियो है चार्ट से रिलेटेड। इसके बाद जब 2-3 वीडियो देखोगे तो ये ABCD की तरह आसान हो जाएगा। आपको बस लगे रहना है, आपको बस फॉलो करना है, खुद पे भरोसा करना है और खुद को वादा करना है कि एग्जाम में हम तो एकदम टॉप ही करेंगे करेंगे। 95+ लाएंगे तो लाएंगे, क्यों नहीं आएगा। जब सर बताने को तैयार है, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार, तो फिर हमको तो सिर्फ समझ में आ जाने के बाद तो याद ही करना है। दिक्कत तब ना होता है कि जब समझे में नहीं आ रहा तो याद क्या करें। तो उसका तो जिम्मेदारी हमारा है कि हम समझा देंगे, मतलब समझा के ही रहेंगे। लेकिन समझ में आ जाने के बाद का जिम्मेदारी आपका होता है कि रिवीजन करके चीजों को याद रखें। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कार्बन एटम का। अब थोड़ा सोचो अपने से, कार्बन लिखा मैंने, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। लेकिन एक और कार्बन होता है, इसको तो पीरियोडिक टेबल में जगह मिला हुआ है, लेकिन एक ये भी कार्बन होता है। तो बोलोगे 2 कार्बन, बिल्कुल 2 एटम होता है कार्बन का, 2 तरह का एटम होता है कार्बन का। एक का एटॉमिक नंबर 6 है, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का सेम नहीं है। एक का एटॉमिक मास 12 है और एक का एटॉमिक मास 14 है। और जो स्टेबल है उसको पीरियोडिक टेबल में जगह मिला हुआ है, ये 12 वाले को, इसको जगह नहीं मिला है, ये अनस्टेबल है उसके मुकाबले। लेकिन कार्बन का 2 एटम है और इस फेनोमेनन को हम लोग एक नाम दे देते हैं, याद रखिएगा, आइसोटोप्स। अब अगेन एक टर्म आ गया आइसोटोप्स। आज से पूछेगा आपसे कोई आइसोटोप क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बहुत सिंपल जवाब दोगे कि आइसोटोप वो होता है जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर हो। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए लेकिन मास नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो ये आपको हो गया आइसोटोप। और कार्बन का कितना आइसोटोप बोर्ड पे बना हुआ है? तो फिलहाल तो कार्बन का 2 आइसोटोप बोर्ड पे बना हुआ है, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14 आइसोटोप्स। आइए अगर मैं बोलूं इन दोनों का फोटो बना दो, तो बताओ फोटो बनाने के लिए, एटम का फोटो बनाने के लिए एक तो न्यूक्लियस बनाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को रखेंगे। बताइए कितना प्रोटॉन है इसके पास? तो साफ साफ दिख रहा है सर कि 6 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन रख देंगे और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन चला आया, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चला आया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन और तब ना 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन चला आया, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। आपसे बोले अभी इसका एटॉमिक मास कितना है अभी, तो बोलेंगे एक प्रोटॉन का 1 AMU, तो 6 प्रोटॉन का 6 AMU। इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, AMU में 0.00055 है। तो अभी तो ये 6 AMU ही है, अभी तो इसका मास 6 AMU है, जबकि इसका मास हमको 12 चाहिए। तो यही पर रोल आता है न्यूट्रॉन का, इसमें 6 न्यूट्रॉन आ जाएगा और एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो 6 न्यूट्रॉन और आ गया तो 6 AMU।
कुल मिला के हो गया 12 AMU। इसके एटॉमिक मास से मैच कर दिए। मतलब न्यूट्रॉन का संख्या अगर निकालना है तो एक तरह से कह सकते हैं कि एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए। एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, हमको वो न्यूट्रॉन का संख्या दे देगा। थोड़ा यहाँ के बारे में अब खुद से सोचो तो बोलेंगे बहुत आसान सर। बिल्कुल पॉज करेंगे वीडियो को और इस तरह का फोटो अपने से एक बनाएंगे। सही होगा गलत होगा तो बात का चीज है, गलत होगा तो सीखोगे, सही होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम ऑन माई ओन, खुद से पढ़ने लगे, और वही बहुत जरूरी है। तो इसका अगर फोटो बनाना है तो एक तो न्यूक्लियस बना दो, प्रोटॉन कितना बनाओ 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना बनाओ तो इलेक्ट्रॉन भी 6 बनेगा। पहला ऑर्बिट में 2, अगला ऑर्बिट में 1 2 3 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन बन गया। अभी तो 6 AMU ही हो पाया, और जबकि चाहिए कितना हमको 14 AMU चाहिए। तो इस बार न्यूट्रॉन कितना आना चाहिए, 6 में कितना जोड़े कि 14 हो जाए। बिल्कुल सही सोचे होंगे। 6 में अगर 8 जोड़ दें तो 6 AMU प्लस 8 AMU, आपको ये हो गया 14 AMU। तो आपका एटॉमिक मास मैच कर गया। ऐसे भी देखो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि चार्ज एटम में रिसाइड करता है, एटम में रहता है। चार्ज एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम का चार्ज। प्रोटॉन्स के रूप में रहता है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रहता है। उसके अलावा एक न्यूट्रल पार्टिकल भी रहता है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, और न्यूट्रॉन के रूप में रहता है। कुछ इस तरह से कहानी सब बनता है। आई होप कि आप लोग यहां तक दिमाग में बैठा लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा जिस तरह से मास का यूनिट किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, उसी तरह से मास का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट भी होता है। तो सवाल ये उठा कि आखिर 1 एटॉमिक मास यूनिट किसे कहेंगे? What do you mean by 1 atomic mass unit? What is this sir? ये क्या है? What is atomic mass unit? तो बोलेंगे देखो इसको डिफाइन किया गया, हम नहीं किए हैं भाई, साइंटिस्ट लोग मिल करके इसको एक डिफाइन दिया, एक डिफिनेशन दिया। साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि एक काम करो, कार्बन 12 का आइटम ले लो। कार्बन का 2 आइटम था, एक 14 वाला एक 12 वाला। कार्बन 12 का आइटम ले लो, इस कार्बन 12 के आइटम को 12 हिस्सा में बांट दो। कार्बन 12 के आइटम को 1 2 3 4 5 6 और 6 12 हिस्सा में कार्बन 12 के आइटम को बांट दो। अब इसके बाद इसका ये एक हिस्सा जो है इसका मास निकाल लो, पता कर लो कि एक हिस्सा कितना भारी है, ये एक हिस्सा कितना भारी है। जो भी इस एक हिस्सा का मास होगा वही होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। एकदम सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल फिर सुनो, 1 केजी चीनी ले लो, चीनी शुगर। 1 केजी चीनी को 1 केजी चीनी को 1000 हिस्सा में बांट दो। इतना उठाओ चीनी, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, 1000 हिस्सा में चीनी को बांट दो। उसका एक हिस्सा को 1 ग्राम कहते हैं। 1 केजी चीनी को 1000 हिस्सा में बांट दिया तो उसका एक हिस्सा को 1 ग्राम कहते हैं। तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। उसी तरह से हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन 12 का एटम लो,
उसको 12 हिस्सा में तोड़ो और उसका एक हिस्सा का मास निकाल लो। इस हिस्सा का जो भी मास होगा ना, इसी मास को बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट मीन्स, क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स कार्बन 12 एटम का 1/12वां हिस्सा का मास। एकदम हिंदी में याद रखो, 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हुआ कि कार्बन 12 के 1/12, 12 हिस्सा में एक हिस्सा को रंगा है, इसको 1/12 बोलते हैं। पढ़े होंगे मैथ में आप लोग। अगर 2 हिस्सा रंगते तो 2/12 होता, 3 हिस्सा रंगते तो 3/12, 5 हिस्सा रंगते तो 5/12। आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो मैंने एक हिस्सा रंगा है, इस एक हिस्सा का जो मास होगा, कार्बन एटम का 1/12वां हिस्सा का जो मास होगा, उसी मास को बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इसका जो मास है, पता है कितना आया? तो इसका मास इतना केजी निकल के आया था। जो आपको याद रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर केजी में बोले तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना केजी होता है? तो 1.66 इंटू 10 का पावर -27 केजी। एक एमयू में इतना केजी होता है, एक एमयू में इतना केजी होता है। अगर ग्राम में बोलेंगे एक एमयू में कितना ग्राम, तो आपको पता है कि केजी को ग्राम में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -27 और +3 -24 हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा वो। तो याद रखना, अंग्रेजी में डिफिनेशन याद रखना। आप एग्जाम में तो अंग्रेजी में लिखना है, व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट? तो बोलेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 एटम का 1/12वां हिस्सा का मास इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन 12 के 1/12वां हिस्सा का मास आता कितना केजी है? तो 1.66 इंटू 10 का पावर -27 केजी। अगर तुम याद करोगे तो तुम ध्यान दो कि प्रोटॉन का मास लगभग इतना ही है, 1.67 इंटू 10 का पावर -27 केजी। वो 6 है और ये 7 है, थोड़ा सा का अंतर है। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा था 1 एमयू के बराबर होगा लगभग। प्रोटॉन का मास 1.67 है इंटू 10 का पावर -27 और ये निकल के आया 1.66, लगभग 1.67 ये भी है इंटू 10 का पावर -27 केजी। मतलब ये प्रोटॉन का मास है, जो मैंने 1 एमयू लिखा था, 1 एमयू लिखा था। टू बी एग्जैक्ट 1.66 होगा। चलो ठीक है सर। और इसके ऊपर थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन सिंपल सा कर लेते हैं। तुमसे अगर बोले 3 एमयू में कितना केजी होगा, कितना ग्राम होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ट्रस्ट मी, ये सब 4-5 क्लास का सवाल है। 3 एमयू में कितना केजी, लेकिन पता है 4-5 का भले है, लेकिन आप 12th पढ़ रहे हो, आपका जो फोबिया है वो बोलेगा ना कुछ तो बल भारी होगा, कुछ तो टफ होगा। अब अपने क्लास के स्टैंडर्ड को अगर थोड़ा भूल जाओ, एकदम सोचो कि हमको बस करना है, क्लास जो भी रहे सीखना है, तो फिर आपको काफी कुछ आसान लगने लगेगा। तुम सोचो 3 एमयू में कितना केजी, तो बोलेंगे सर हमको पता है कि 1 एमयू में कितना केजी होता है, अभी तो आप बताए
एक एमयू में होता है 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। अब एक एमयू में इतना केजी, तो 3 एमयू में कितना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। और करना क्या है, एक में पता है तो 3 में पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 में पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 166 इंटू 3, 166 इंटू 3। पॉइंट को बाद में सोचेंगे, पॉइंट को भूल के सोचना हमेशा। तो 3 6 के 18, 6 3 के 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो तुम भी डेसिमल के बाद 2 नंबर दे दो। तो कितना आ गया 4.98 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। इतना केजी आया। और ग्राम में करना है तो बोलेंगे सर 4.98 इंटू 10 का पावर माइनस 27, ये केजी में है। और केजी की जगह पे अगर आप ग्राम लाना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम, तो इतना केजी में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 4.98 इंटू 10 का पावर माइनस 27 और प्लस 3 माइनस 24 ग्राम। ये आपको ग्राम में निकल गया, ये आपको ग्राम में निकल गया। तो आपको हम कोई भी वैल्यू देंगे, मान लो एक वैल्यू और हम आपको दे दिए, आपको हम दे दिए 0.00055 AMU और इसको कन्वर्ट करना है केजी में। बोलेंगे ठीक है सर, आप कुछ भी वैल्यू दीजिए, हम एक बात जानते हैं कि 1 AMU में कितना। तो बताइए आप लोग 1 AMU में कितना केजी। तो बोलेंगे सर 1 AMU में 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। 1 AMU में इतना केजी। तो आप जितना AMU बोला है हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.0055 इंटू 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 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27, इतना केजी हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करना सीखिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को छोड़ दो, और इस नंबर में भी 0 को भूल जाओ, 5 को मल्टीप्लाई करो। 166 इंटू 55, डेसिमल बाद में एडजस्ट कर देंगे, डेसिमल बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 166 इंटू 55 करो। तो पॉज करके खुद से करो, बैठे मत रहो, देखते मत रहो, नींद आ जाएगा। पॉज करके खुद से करो और ये जिद सोच के करो कि हम जो वीडियो देख रहे हैं हम सीख रहे हैं, और ये सीख एग्जाम आसान बनाएगा, आगे का सारा पढ़ाई आसान बनाएगा। आपको जब भी लगने लगे कि वाई, तो फिर आंख बंद करके सोचा करो कि कुछ महीनों बाद बोर्ड एग्जाम आएगा। वही इस वाई का आंसर है कि वहां अच्छे से अच्छा एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। तो पॉज करके खुद से मल्टीप्लाई करो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं। तो 5 6 के 30, 5 6 के 30 और 3 33, 5 1 5 और 3 8। फिर करेंगे सेम है, 5 ही है मेरा, तो फिर 0 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा और 8 आएगा। सेम ही आएगा क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे। 0 3 8 3 11, 8 और 1 9। तो कितना आ गया आपको, आपको आ गया 9.9130 इंटू 10 का पावर माइनस 27, 10 का पावर माइनस 27। अब देखो आगे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, काउंट करो।
तो डेसिमल के बाद है 3 और 2 5 और 5 और 2 7। डेसिमल के बाद आपको 7 नंबर, आपको जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। डेसिमल के बाद आपको 7 नंबर। फिर देख लो यहां ध्यान से, 3 2 5 और 2 7। तो यहां भी डेसिमल के बाद आपको 7 नंबर होना चाहिए। यहां भी डेसिमल के बाद आपको 7 नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल लो, यहां पे कहीं नहीं है तो डेसिमल अंतिम में है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और बाकी मेरे पास नंबर मौजूद नहीं है। नंबर मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम लोग इसको लिख देंगे 0.000। 3 बार इधर ले जाना पड़ेगा, और तो 3 तो 0 लगाएंगे, और फिर क्या बचा? 9130 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। देख लो, कुछ अजूबा नहीं है, सिंपल मैथ है। इसका अलग से हम क्लास भी लगाते हैं। आपको ये मल्टीप्लाई में डिवाइड है, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम टू मी, आपको ये सिखा देंगे हम। तो क्या किया मैंने देखा 3 और 2 5 नंबर, और ये 2 7 नंबर चाहिए था डेसिमल के बाद, और मेरे पास डेसिमल के बाद 4 ही नंबर आ रहा था, तो मैंने 3 नंबर अपने से दे दिया। तो 4 3 7 हो गया। चेक करो तो डेसिमल के बाद कितना नंबर मिला? 3 और 4 7 नंबर मिला। बिल्कुल ठीक है सर, इतना केजी। अब अगर हम डेसिमल को थोड़ा अरेंज करें और डेसिमल को यहां लाके रखें 1 नंबर के बाद, यहां पे डेसिमल को लाके रखें 1 नंबर के बाद, तो बताओ डेसिमल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो बोलेंगे सर डेसिमल को आगे बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड करने पे डेसिमल पीछे खिसकता है, और मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल आगे जाता है। तो कितना आगे ले जाना है? तो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 नंबर आगे ले जाना है। तो यहाँ पे 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, और जितना से मल्टीप्लाई करो उतना ही से डिवाइड कर दो। 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डेसिमल आगे चल जाए, और जितना से मल्टीप्लाई किया उतना ही से डिवाइड कर दिया। तो कितना हो जाएगा? डेसिमल यहां पे आ गया तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू, इसको राउंड ऑफ कर दो, छोड़ दो, 9.1 इंटू 10 का पावर, अब ये माइनस 27 और ये +4 ऊपर जाएगा, +4 ऊपर जाएगा तो ये भी -4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। देख लो, यही तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का मास में, कि इलेक्ट्रॉन का मास अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास केजी में कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास केजी में होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। और अगर एमयू में देखेंगे तो 0.00055 एमयू। बाकी ये सब का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है कि वहां 3 आ रहा है सर, यहाँ 1 है, इग्नोर दैट, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं, अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, एकदम ये परफेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने एमयू को केजी में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब अगर आपसे हम बोले कि 1.008 एमयू को कन्वर्ट कीजिए केजी में, अब आप खुद से सवाल करो कि आपको लगता है कि आप मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लोगे? आप कर लोगे तो पॉज करके सोचो, तो बोलेंगे बिल्कुल कर लेंगे सर। आप इतना बार तो बताया सर कि 1 एमयू में पता है कितना केजी? 1 एमयू में होता है 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। तो आप जितना एमयू बोला है 1.008, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 10 का पावर माइनस 21 से। एक में पता है तो जितना में पूछिएगा उससे मल्टीप्लाई तो करना है, और मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसका? कहां बैठ गया भाई मच्छर?
देखो तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.008 इंटू 1.66। देखो पॉइंट है, लेकिन तुम पॉइंट मत देखो, तुम मत देख के चलो पॉइंट को, तुम सोचो कि 1008 है 166 है, बाद में पॉइंट को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करो तो 6 8 48, 0 6 0 0 4, 6 0 0, 6 1 6, सेम वैल्यू है तो कितना होगा ये 6 8 48, 6 0 0, 4 आएगा 6 0 0, 6 कम 6, 1 से करना है तो ये हो गया 8 0 0 1, 8 8 4 12, 1 8 4 12 और 1 13, 1 6 और 1 7, 6 1, इतना आ गया आपका। अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है काउंट करो, तो डेसिमल के बाद यहां 3 नंबर था और डेसिमल के बाद यहां 2 नंबर है, तो 3 और 2 5 नंबर होना चाहिए डेसिमल के बाद, तो कहीं नहीं है डेसिमल मतलब यहां है। अब इसके बाद 5 नंबर चाहिए तो इसको पीछे कूदाओ, 1 2 3 4 5, 5 बार पीछे कूद गए तो कितना हो गया 1.67 इंटू 2 नंबर लो डेसिमल के बाद 1.67 इंटू और बाकी मेरे पास है कितना 10 का पावर माइनस 27, तो कितना हो गया बाबू, ये हो गया आपको 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी, ये मास हो गया 1.008 एमयू का केजी में। अब फिर तुम अगर ध्यान दोगे तो यही बात तो हम बोला था, यही बात तो हम बोला था कि 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 लगभग 1 एमयू के बराबर होगा। अरे वहां यही ना है कि वहां पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो लगभग इसका मास कितना के बराबर होगा 1 एमयू के बराबर होगा। ओके, हालांकि 8 वाला जो है वो न्यूट्रॉन होता है और 7 वाला, ये 8 वाला न्यूट्रॉन होता है और यहाँ 7 होता तो ये प्रोटॉन होता है। हालांकि प्रोटॉन का भी केजी में सेम ही आ जाता है, मतलब न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अगर डेसिमल के 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर दिया जाए तब ये न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन के केस में यहाँ 7 आता है, लेकिन लगभग आप कह सकते हैं यहां तक अगर बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। अब अगर आपको हम बोल दे एमयू को केजी में नहीं करना है बल्कि केजी को एमयू में करना है, मान लो आपसे हम ये बोलते कि बताइए 2 केजी में कितना एएमयू, कितना एएमयू, तो ध्यान देना ये नहीं कि रट गए कि 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। अरे वो कब करते हैं जब एमयू को केजी में करते हैं, एक एमयू में उतना केजी, तो जितना एमयू पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस बार आप केजी को एमयू में पूछ दिया है तो कुछ नया नहीं करेंगे, लिखेंगे क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक एमयू में होता है 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। इसको लिखा जा सकता है 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 इंटू 1 केजी इंटू 1 केजी। अब यहां पर 1 केजी को छोड़ दो, 1 केजी को यहां छोड़ दो, मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 एंड दिस इज एमयू। तो याद रखना, और इधर केजी बच गया क्योंकि ये हिस्सा कहां चला आया, ये हिस्सा तो नीचे चला आया, तो इधर केजी बच गया। तो 1
केजी में इतना एमयू। अब बताइए कितना आसान हो गया, 1 केजी में इतना एमयू, तो आप जितना केजी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक काम करते इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा और आसान बना लेते हैं ताकि बार बार डिवाइड ना करना पड़े। क्या है मेरे पास? मेरे पास है 1/1.66 माइनस 27 वाले टर्म को ऊपर लेकर चल जाएंगे तो प्लस 27 हो जाएगा। और क्या बचा? एमयू इक्वल टू क्या है? 1 केजी। और इसी को उतार दिए, ये जो लाइन है इसी लाइन को उतार दिए, बस ये माइनस 27 वाले को ऊपर लेके चलेंगे प्लस 27। आगे देखो, ये डेसिमल हटाएंगे 100 चढ़ेगा नीचे, ये 100 को ऊपर लेके जाओ तो ऊपर हो गया 100 बटा डेसिमल हटा चुके हो तो 166 इंटू और यह है 10 का पावर 27। एक काम करो, 27 में से एक जीरो इसको दे दो, ये तो एमयू में है, और इक्वल टू 1 केजी। अब क्या बोला आपको हम ये बोला कि 27 में से एक जीरो इसको दे दो, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 बटा 166 इंटू 27 में से एक जीरो दे दिया था इसको तो ये 1000 बन गया, 100 गुना 10,000 और ये 26 हो गया। एमयू इक्वल टू कितना? 1 केजी। अब ये डिवाइड करने आना चाहिए, 1000 को डिवाइड करेंगे 166 से, सोचो इसके सबसे नजदीक कौन सा नंबर जाएगा? सबसे नजदीक 1000 के कौन सा नंबर जाएगा? 4 नंबर तो लेना ही पड़ेगा हमको। तो चलो हम अगर इसको 5 बार में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं, चेक करें तो कितना होगा? 6 5 30, 5 6 30 और 3 33, 5 एकम 5 और 3 8, 830 आया। चलो 6 से करके देखते हैं, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 6 कम 6 और 3 9, 996 आए। जाहिर सी बात है नजदीक वाला ये है, इससे ज्यादा करेंगे तो 1000 से पार कर जाएगा, तो 6 बार में गया ये। कितना आया ये? 996। तो 1000 में से 996 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। डेसिमल दो, एक जीरो उतारो, अभी भी नहीं जाएगा, एक जीरो यहां दे के जीरो उतारना पड़ेगा। ये तो डिवाइड आपको आना चाहिए, नहीं आता है भूल गए तो सीखो। अब इसको 2 बार में मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। जाहिर सी बात है 3 बार में करोगे तो क्रॉस कर जाएगा, 400 को ज्यादा चल जाएगा। तो ये 2 बार में गया, कितना गया? 332। ये 8 आया, ये 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा, ये 3 में से 3 जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको लगभग कितना आ रहा है? आपको आ रहा है 1 केजी में, 1 केजी में कितना एमयू आया? ये डिवाइड करके कितना आया? तो ये डिवाइड करके आया 6.02 इंटू 10 का पावर 26 एमयू। अब इसको तुम डायरेक्ट याद रख लो, जैसे 1 एमयू में केजी याद कर लिए ना, 1 एमयू में कितना केजी? तो 1.66 इंटू 10 का पावर -27 केजी। उसी तरह से एक में अगर पता है तो जितना में निकालना उससे मल्टीप्लाई किए तो 1 केजी में इतना एमयू याद कर लो, 1 केजी में इतना एमयू। तो बताओ, अब तुमसे बोलेंगे कि 2 केजी में कितना एमयू, तो बोलेंगे ये तो बहुत आसान हो गया अफसर। 1 में अगर हमको पता है तो 2 में निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का पावर 26। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 0 0, 6 दूनी 12,
इंटू 10 का पावर 26 AMU। अब आपको हम कोई भी वैल्यू दे, मान लो आपको हम ऐसा कोई वैल्यू दे दिया 5.784 केजी को कन्वर्ट करना है एमयू में, क्या लगता है कन्वर्ट कर लोगे? क्या डेसिमल देख के घबरा रहे हो? बोलेंगे नहीं सर क्यों घबराएंगे, हमको 1 केजी में इतना एमयू पता है, तो इतना केजी में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आना चाहिए। हम लोग का प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं है, हम लोग का बहुत जगह प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस ना करने के कारण हम लोग लेवल अपना नीचे ले जा चुके हैं, और इसीलिए आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, सिर्फ वीडियो मत देखिए। हम जहां जहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम किसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए सब डिवाइड कर रहे हैं? आपके लिए। आप वीडियो पॉज करके इसको देख के मत छापिएगा, अपने से मल्टीप्लाई कीजिए, अपने से डिवाइड कीजिए, और ज्यादा नहीं, शुरू का 2-3 महीना करो ना, फिर अपने लय में आ जाओगे, फिर सब चीजें आसान हो जाएंगी। देखो बाबू, अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप हमको बना करके व्हाट्सएप करोगे मेरे नंबर पे 6207736187 पे व्हाट्सएप करोगे, या 9102232224 या 9661424042, किसी भी एक पे व्हाट्सएप आप हमको कर सकते हैं। तो आपका सवाल है 0.4752 एमयू को कन्वर्ट करना है केजी में। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ये कर दोगे। इसके बाद 1.008665, इट इज नथिंग जस्ट मल्टीप्लाई। आपके मल्टीप्लाई का खाली टेस्ट है ये, आपके पेशेंस का टेस्ट है ये, और गलती से भी कैलकुलेटर मोबाइल का यूज मत करना, कोई फायदा ही नहीं फिर पढ़ने का। इसके बाद 3.456 इंटू 10 का पावर -25 केजी को एमयू में कन्वर्ट करना है। फिर 3.32 इंटू 10 का पावर 22 केजी को एमयू में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें एमयू को केजी में कन्वर्ट करना और केजी को एमयू में कन्वर्ट करना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना, उसको एक बार यहां पर कॉन्क्लूड कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना इस वीडियो में कि चार्ज 2 तरह का होता है, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा और नहीं तो चार्ज निगेटिव होगा। 2 तरह से चार्ज होता है। पॉजिटिव हुआ तो ये प्रोटॉन कहलाएगा, और अगर चार्ज निगेटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर प्रोटॉन है तो इस पर चार्ज का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, या इसी को प्लस ई से इंडिकेट करते हैं। और प्रोटॉन है तो इसका मास होगा 1.67 इंटू 10 का पावर -27 केजी, या इसका मास होगा 1.00 एमयू, एटॉमिक मास यूनिट 1 एमयू होगा, या अगर ग्राम में बोले तो 1.67 इंटू 10 का पावर 27 में 3 घटा देंगे क्योंकि इंटू 1000 हो जाएगा, -24 ग्राम। ये आपको हो गया।
अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में तो प्रोटॉन के तरह ही है, लेकिन नेचर अपोजिट है। -1.6 इंटू 10 का पावर -19 और माइनस ई से इंडिकेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 का पावर -31 kg बोलो। और अगर एमयू में कहना है तो 0.00055 एमयू हुआ, या अगर ग्राम में कहना है तो 9.11 इंटू 10 का पावर -28 ग्राम। इसके अलावा एक और पार्टिकल मेरे को मिला था जिसके पास चार्ज नहीं है लेकिन एटम में मौजूद होता है, उसका नाम कौन था? तो उसका नाम था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास अगर आपसे हम बोल दें कि चार्ज कितना होता है तो न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। और मास कितना होता है? तो मास इज ऑलमोस्ट सेम एज प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मास होता है लगभग वही मास न्यूट्रॉन का होता है। और कितना होता है प्रोटॉन का मास? 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। और एमयू में बोले तो 1.00 एमयू। इसके अलावा हम लोगों ने क्या समझा? इसके अलावा हम लोगों ने समझा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? तो इसके बारे में क्या समझा था कि कार्बन एटम लेना है, उस कार्बन एटम को 12 हिस्सा में तोड़ देना है और उसके एक हिस्सा का जो मास होता है उसका एक हिस्सा 1/12वां हिस्सा 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12वां हिस्सा का जो मास होता है इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और ये कितना केजी के बराबर आता है आपको प्रूव भी नहीं करना है, कैसे वो वाला वैल्यू आ गया। 1/12 को कार्बन के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सॉल्व होकर के इतना आता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखो ना मेरे दोस्त। 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg, इतना आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब एक एटॉमिक मास यूनिट में इतना केजी, तो जितना एमयू में पूछेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देना। एक हाथ में 5 उंगली तो 3 हाथ में 3 इंटू 5, 20 हाथ में 20 इंटू 5, 1000 हाथ में 1000 इंटू 5, तो एक एमयू में इतना केजी, तो जितना एमयू पूछेंगे मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरह से आपको हम एक और बात समझाए थे अभी इसके रिवर्स में कि 1 केजी में कितना एमयू, तो 1 केजी में ये इसके नीचे चला आया था और सॉल्व हो के आया था 6.02 इंटू 10 का पावर 26 एमयू। ये भी बड़ा काम का चीज है। अगर 1 केजी में इतना एमयू, तो आपसे हम जितना केजी में पूछेंगे आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके अलावा आपको हम क्या बताए? इसके अलावा आपको हम बताया कि कोई भी एटम ले लो, कोई भी एटम ले लो, उसमें जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, कंफर्म है। उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, कंफर्म है। शुरुआत में जब तक कोई रिएक्शन नहीं किया है, उसको रगड़ा उगड़ा नहीं है, अगर वो शुरुआत की स्थिति में है, कुछ नहीं किया गया है, तब उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। इस कारण प्रोटॉन के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें, इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही निगेटिव चार्ज होगा और टोटल चार्ज 0 हो जाता है। मतलब वो बॉडी न्यूट्रल हो जाता है, वो बॉडी न्यूट्रल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इन सारे बातों को समझा है। अगला वीडियो में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे
और जो भी बात करते जाएंगे पिछले बातों को भाई मेरे याद रखना। अब तुम सोचो जब वीडियो स्टार्ट किए थे और अभी जो पिछले 5-7 मिनट में हम जो बोला वही तो पूरा क्लास में बताए हैं। बस 5-7 मिनट में आपको थोड़ा आसान लगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में था। तो बस पढ़ाई इसी का नाम है कि किसी चीज को एक बार में अगर टफ लगे उसको 10 बार पढ़ना है। टफ कैसे लगेगा? और 10 बार पढ़ने के बाद दिक्कत हो, आई एम विथ यू, प्लीज कम टू मी। ऐसा फिजिक्स सब्जेक्ट है ही नहीं कि समझ में ना आए, समझने का ही तो सब्जेक्ट है फिजिक्स। हाँ, एक बार में ना आएगा 4 बार में समझेंगे, लेकिन समझेंगे। सो लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।